Hello my dear students, welcome in this class. मैं विकी राय आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय छात्रों, आज एक नए चैप्टर के साथ हम लोग उपस्थित हैं जो दुष्यंत कुमार की गजल है। दुष्यंत कुमार ने जो भी गजलें लिखी, उनके जो भी शेर हैं, वे शेर हमारे आपके जीवन की वास्तविकता का सजीव चित्रण करते हैं। आज हम उन्हीं के गजलों को पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने दिल दिमाग में उसको प्रतिष्ठापित करेंगे। आज आपके पास हम 3 उनके शेर को प्रेषित कर रहे हैं। उम्मीद है कि इन तीनों गजलों को आप सही ढंग से सोचेंगे, विचारेंगे और चिंतन करेंगे। तीनों में 3 प्रकार की बातों का वर्णन है। जो पहली कविता, जो पहला शेर उनका है, कहा तो ये आजकल के राजनेताओं की कथनी और करनी को दर्शाता है। दूसरा जो है यहां दरख्तों, ये सामाजिक अव्यवस्था का उल्लेख करता है कि समाज में किस प्रकार की अव्यवस्था है। और तीसरा ना हो कमीज, ये अभावग्रस्त जीवन का एक बड़ा मार्मिक चित्रण है कि यदि इंसान का जीवन अभाव से ग्रस्त हो जाए, अर्थात व्यक्ति के जीवन में अनेक दुश्वारियां आ जाए, तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए। ये 3 शेर तीनों बहुत ही अच्छे और बहुत ही सरलतम है। आपको केवल बस अपना दिमाग लगाना है। और इन तीनों शेरों के अंतर्गत आपके पास 4 कठिन शब्द मिलेंगे। एक शब्द मिलेगा पहले वाले शेर में मयस्सर, जिसका अर्थ होगा उपलब्ध। और पहले वाले शेर में ही एक शब्द मिलेगा चिराग, जिसका अर्थ होता है रोशनी। जब दूसरे वाले शेर में जाएंगे तो आपको केवल एक शब्द मिलेगा दरख्त, जिसका अर्थ होता है वृक्ष या पेड़। और जब तीसरे वाले में जाएंगे तो आपको मुनासिब शब्द मिलेगा, जिसका अर्थ होता है मुनासिब, उचित। तो आइए हम स्टार्ट करें अपने पहले शेर का कि कवि ने लिखा, पहला शेर दिया कि कहां तो तय था चिराग। सो फरमाइएगा कि कहां तो चिराग था, कहां तो तय था चिराग हर एक घर के लिए। कहां तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहां जहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कहां तो चिराग था तय हर घर के लिए, अब मयस्सर नहीं चिराग शहर के लिए। आपसे मैंने कहा कि ये राजनेताओं की कथनी और करनी में अंतर को दर्शाया गया है। आजकल चुनाव का भी समय है, आप सब देख रहे हैं। अगले महीने से चुनाव है अपने उत्तर प्रदेश में भी। आप देखते होंगे कि अनेक राजनेता आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। विशेष रूप से सत्ता पक्ष के लोगों की कथनी करने में बहुत अंतर होता है, क्योंकि विपक्ष के राजनेताओं के पास तो केवल बस वादे रहते हैं। वो जब सत्ता में आते हैं तब उनकी कथनी और करनी में अंतर देखा जाता है कि जो उन्होंने कहा क्या उन्होंने अपना वादा पूरा किया कि नहीं। लेकिन जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, उनकी कथनी और करनी को बहुत सोच समझ करके अपना निर्णय आपको लेना चाहिए। क्योंकि वो आपके पास जब कभी आए थे तो उन्होंने अनेक प्रकार के आपसे वादे किए थे। कहां तो तय था चिराग हर एक घर के लिए। अपने भाषणों में उन्होंने झड़ी लगाई थी आपके दरवाजे पर
जब उन्होंने आपके चरणों को छू करके प्रणाम किया होगा तो आपसे वादा किए थे कि हम आपके हर एक घर को चिराग मैसर करा देंगे, उपलब्ध करा देंगे। चिराग मीन्स रोशनी, हर घर को रोशनी देंगे, हर घर को उजाला देंगे, अर्थात हर घर में खुशियां ला देंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, हर चीज को दूर कर देंगे, एक रोशनी फैला देंगे। लेकिन आज चुनाव का पूरा वक्त बीत गया, समय पूरे बीत गए, 5 वर्षों का वक्त बीत गया, लेकिन इन 5 वर्षों में वादे पूरे नहीं हो पाए। अर्थात उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है आप देख सकते हैं। कवि ने इसी बात को लेकर कटाक्ष किया कि कहां तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहां तो राजनेताओं ने चुनाव की घोषणा के समय हर एक घर को रोशनी देने का वादा किया था, लेकिन आज चुनाव के बाद हर एक घर क्या शहर को रोशनी उपलब्ध नहीं हो पा रही। अर्थात छोटी से छोटी सुख सुविधाओं का भी ख्याल नहीं रखा गया। कवि के कहने का भाव यह है कि राजनेताओं की कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर होता है। कहते कुछ है, करते कुछ है। विशेष रूप से सत्ता पक्ष के लोगों की यह दशा होती है, क्योंकि उनके हाथों में तो करने के लिए ताकत होती है, लेकिन ताकत होने के बाद भी वे जनता को मूर्ख बनाते हैं। इसीलिए कवि दुष्यंत को लिखना पड़ा इस शेर के माध्यम से कि कहा तो आपने शहर के हर एक घर को रोशनी उपलब्ध कराने का वादा किया था, अर्थात जीवन में हर सुख सुविधाओं को देने का वादा किया था, लेकिन आज चुनाव के बाद आपकी जुबान बदल गई, आपकी सोच बदल गई, आप अपने वादे भूल गए। अब तो एक घर को क्या, पूरे शहर को क्या, किसी एक घर को भी सुख सुविधा का ख्याल आपके पास नहीं रहा। आपकी कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर हो गया। और दूसरा शेर जो उन्होंने दिया वो सामाजिक अव्यवस्था का उल्लेख है कि यहां दरख्तों के साए में जो धूप लगती है, दरख्त होता है पेड़, वृक्ष, वृक्ष के नीचे व्यक्ति छाया लेने के लिए विश्राम करता है, बैठता है, आराम लेता है। लेकिन उसी वृक्ष से जब छाया की जगह उसी वृक्ष के नीचे बैठने पर इंसान को धूप मिले, तो क्या उस वृक्ष के नीचे बैठना मुनासिब है? कतई नहीं। तब इंसान अपने शेष समय को बिताने के लिए किसी दूसरी जगह का सहारा लेता है। अर्थात कवि के कहने का ये भाव है कि जो लोग आपका आश्रयदाता बनने के लिए कहे थे, जिस व्यक्ति या वस्तु के द्वारा आपको आश्रय मिल रहा था, सहारा मिल रहा था, यदि किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश उन्होंने आपके जीवन में दुख और पीड़ा पहुंचाना प्रारंभ कर दिया, तो व्यक्ति को अपना शेष जीवन बिताने के लिए किसी दूसरे आश्रय का सहारा लेना चाहिए,
किसी दूसरे आश्रय की तलाश करनी चाहिए। वो दूसरा आश्रय क्या हो सकता है? आपका खुद का स्वावलंबी होना या कोई अन्य उपाय। तो एक प्रकार से इस सामाजिक अव्यवस्था पर चोट है। समाज में लोग आपके आश्रयदाता तो बनते हैं, सजीव चित्रण है वर्तमान समाज का, वर्तमान राजनीतिज्ञों का। अपनी निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए कुछ पलों के लिए वह आपके आश्रयदाता बन जाते हैं। आपको विभिन्न प्रकार की आपके जीवन में योजनाएं लाते हैं, आपके लिए धन मुहैया कराते हैं, आपके लिए सब कुछ उपलब्ध कराते हैं। लेकिन जिस दिन उनकी इच्छा पूरी हो गई, उस दिन इन्हीं सारी योजनाओं को बंद कर देते हैं। आप मरें या जिए, फिर इसकी चिंता नहीं रहती। तो फिर बाकी बचे जीवन के लिए क्या करना चाहिए? बाकी बचे जीवन के लिए फिर अपना सहारा ढूंढ लेना चाहिए। जिस समय आप किसी की इस प्रकार की नैतिक इच्छाओं की निजी इच्छाओं की पूर्ति हेतु दिए जा रहे धन या किसी अन्य चीज को, लाभार्थी चीजों को यदि आप प्राप्त कर रहे हैं, तो भूल जाइएगा कि यह आपके जीवन को हमेशा सुख देती रहेंगी। जिस दिन आपकी उनकी इच्छा पूर्ति पूरी हो जाएगी, उसी दिन ये चीजें बंद हो जाएंगी और उसके बाद फिर आपको पछताना है, रोना है और फिर अपना नया सहारा ढूंढना होगा। कितनी सामाजिक अव्यवस्था पर कितना करारा व्यंग्य है दुष्यंत जी का, काबिले तारीफ है। पहले शेर में आपने देखा कि राजनेताओं की कथनी और करनी में क्या अंतर होता है। कहते कुछ है, करते कुछ है। चुनाव के पहले वादों की झड़ी लगा देना और चुनाव के बाद उन वादों को तिनकों की तरफ बिखेर देना उनका स्वभाव होता है। और दूसरा, अपनी निजी इच्छा पूर्ति के लिए जब समाज के लोग आपके जीवन के साथ, आपकी खुशियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आपको कुछ पल के लिए खुशियां प्रदान करते हैं, धन दे करके या किसी भी तरीके से, तो याद रखिएगा कि वो चीजें आपके लिए हमेशा के लिए सुखदायक नहीं होती। जिस दिन इनके द्वारा आपको दुख या पीड़ा पहुंचाई जाएगी, अर्थात वो चीजें बंद कर दी जाएंगी, फिर उसके बाद आपको अपने जीवन के लिए, शेष जीवन के लिए नए सहारे की तलाश करनी होगी। इस उम्मीदों के साथ आपको किसी का भी सहारा लेना चाहिए। और आइए अब तीसरे शेर में, मुझे उम्मीद है कि दूसरा शेर आपके दिमाग में आ गया होगा कि यहां दरख्तों के साए में भी, यहां दरख्तों के साए में भी धूप लगती है। अर्थात किसी वृक्ष के नीचे, किसी वृक्ष के नीचे छांव की आश्रय में यदि व्यक्ति बैठता है और छांव की जगह यदि उसे धूप मिलती है, तो उस आश्रय स्थल को छोड़ करके व्यक्ति अपना नया आश्रय स्थल ढूंढ लेता है। ठीक उसी प्रकार से चलो यहां से चलें उम्र भर के लिए, सोच लेता है कि चलो शेष जीवन बिताने के लिए यहां से दूर किसी अन्यत्र पेड़ की तलाश कर लें जहां हमें धूप मिल सके, जहां हमें धूप ना मिल करके छांव मिल सके। कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि समाज में कुछ व्यक्ति या वस्तु यदि आपको किसी प्रकार की आपका सहारा बनते हैं और उनके द्वारा यदि आपको दुख या पीड़ा पहुंचाई जाती है, तो अपना शेष जीवन बिताने के लिए किसी नवीन आश्रय को ढूंढ लेना चाहिए। और अब आइए तीसरा जो शेर है आपके पास कि न हो कमीज
तो पांवों से पेट ढक लेंगे। बड़ी मार्मिक कविता है, बड़ा मार्मिक शेर है कि ना हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। वाह क्या लाजवाब शेर है। ना हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे। शरीर को ढकने के लिए यदि आपके पास कमीज नहीं है तो इस पेट को ढकने के लिए इंसान क्या करता है? इंसान बैठ जाता है, अपने पांवों को मोड़ लेता है, सिकोड़ लेता है और इस पेट को ढक लेता है। इस पापी पेट को वो ढक लेता है। कभी उसी बात को दर्शा रहा है कि यदि आपके पास अभावग्रस्त जीवन में कमीज तक उपलब्ध नहीं तो इस पेट को ढकने के लिए पांवों को मोड़ लेना चाहिए। इस सफर के लिए यह कितना मुनासिब तरीका है, कितना उचित तरीका है। कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि यदि आप अभावग्रस्त जीवन जी रहे हो और वह अभाव आपके जीवन से दूर न हो पाने का, वह अभावग्रस्त जीवन दूर करने का कोई भी उपाय नजर न आ रहा हो तो आपको उस अभाव से समझौता कर लेना चाहिए और जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी आपके पास है, उसी में संतोष कर लेना चाहिए। बड़ी मार्मिक शेर है ये कि यदि व्यक्ति का जीवन अभाव से ग्रस्त है तो उसे क्या करना चाहिए। यदि व्यक्ति का जीवन अभाव से ग्रस्त है तो सबसे पहले तो उसे उस अभाव को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यदि प्रयास में सफलता न प्राप्त हो पा रही हो तो उस अभाव से समझौता कर लेना चाहिए। तो मेरे प्रिय छात्रों, आज आपने 3 शेर देखा। जल्दी से तीनों शेरों के बारे में आपने फिर बता दे रहे हैं। पहले शेर में राजनेताओं की कथनी और करनी में अंतर दिखलाया गया है। राजनेता जो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं। विशेष रूप से वो जो कहते हैं वो करते नहीं। चुनाव के समय वादों की झड़ी लगा देते हैं, आपके जीवन में रोशनी भर देने का वादा कर लेते हैं, लेकिन चुनाव के बाद उन वादों का भूल जाते हैं और पूरे शहर को क्या, एक घर को भी रोशनी उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं हो पाते। इस प्रकार से कवि ने राजनेताओं के ऊपर एक करारा व्यंग किया है। और दूसरे वाले शेर में कवि ने सामाजिक व्यवस्था पर चोट पहुंचाई है कि दरख्तों के पेड़ के नीचे यदि आप छाया पाने के लिए बैठ रहे हो और छाया की जगह धूप मिल रही हो तो उस स्थान को छोड़ करके शेष उम्र बिताने के लिए यदि हम दूसरा सहारा ढूंढ लेते हैं। लिखने का अभिप्राय यह है कि यदि किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा आपको आश्रय दिया जा रहा है और बाद में उससे कोई दुख या पीड़ा पहुंचाई जा रही हो तो इंसान को ऐसे आश्रय से दूर हो जाकर के अपने नए जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। और तीसरा है कि यदि आपके पास अभावग्रस्त जीवन में आपके पास कमीज ना हो तो पेट को ढकने के लिए पांव को मोड़ लेना चाहिए। यही तरीका सबसे उचित होता है। लिखने का अभिप्राय यह है कि अभावग्रस्त जीवन में यदि अभाव दूर नहीं हो पा रहा हो तो उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए और यदि आप दूर न कर पा रहे हो तो उस अभाव से समझौता कर लेना चाहिए और शेष जीवन को जो मिला है उसी में जीने का प्रयास करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ आज मैं वी के राय आपसे विदा लेता हूँ। ओके, गुड बाय, नमस्कार।